नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 12th अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो अवधारणाएं हैं, उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ वक्र विश्लेषण। तो आज के इस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित जो भी अवधारणा है, चाहे वो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में है, सीमांत उपयोगिता हास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन। तो सबसे पहले उपभोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता कौन होता है? जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का खरीदता है। और उपभोक्ता जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपनी आय को वो इस प्रकार से व्यय करें ताकि उसको मिलने वाली जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो जाए। तो उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। फर्स्ट अवधारणा कौन सी है? गणनावाचक विचारधारा या गणनावाचक विश्लेषण जिसको हम कहते हैं। ये विश्लेषण जो है वो प्राचीन अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, एजवर्थ, फिशर, जेवंस, वालरस इनके द्वारा दिया गया था। गणनावाचक विश्लेषण जो है, गणनावाचक विचारधारा जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम माप सकते हैं। उपयोगिता मापनी होती है, उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। संख्या कौन सी? 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हम संख्याओं के रूप में उपयोगिता को माप सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को, जैसे दूध है उसको हम लीटर में मापते हैं, जो दूरी है उसको हम किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, गेहूँ है उसको हम जैसे किलोग्राम में मापते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं को हम अलग अलग इकाइयों के द्वारा मापते हैं। उसी तरीके से उपयोगिता मापने की जो इकाई है उसको उन्होंने क्या कहा? यूटिल्स। उपयोगिता को हम किस में माप सकते हैं? यूटिल्स में। और यूटिल्स एक तरह से क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है। तो गणनावाचक विचारधारा वाले अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों का, कि किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको हम माप सकते हैं। और विभिन्न वस्तुओं से जो संतुष्टि प्राप्त होती हैं वो अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग होती हैं। अलग अलग स्थान के आधार पर, अलग अलग समय के आधार पर वस्तु की जो उपयोगिता है वो अलग अलग होती हैं। उपयोगिता फलन जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, u बराबर फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 डैश 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 xn। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वो किसका फलन है? वस्तु की विभिन्न मात्रा। माना कि उपभोक्ता जो वस्तु प्रयोग कर रहा है वो कौन सी वस्तु है? कोई x वस्तु है। तो x वस्तु की वो जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करता है, चाहे वो पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करता है सभी से जो उसको संतुष्टि मिलती है उसका योग एक तरह से क्या होगा? उपयोगिता। तो ये हो गया हमारा गणनावाचक विचारधारा। ठीक है। गणनावाचक विचारधारा में हम उपयोगिता को इस प्रकार से लिखते हैं। उपयोगिता फलन क्या होता है? u बराबर फंक्शन ऑफ x1, x2, x3। और ये जो उपयोगिता फलन है वो व्यक्ति की जो पसंद है, अधिमान है, उस पर निर्भर करता है। और सभी व्यक्तियों की जो पसंद, अधिमान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जो उपयोगिता फलन है वो भी अलग अलग होता है। तो ये हो गई हमारी पहली विचारधारा जिसको हम कहते हैं गणनावाचक विचारधारा। दूसरी विचारधारा जो प्रचलित वो है क्रमवाचक विचारधारा, या जिसको हम आधुनिक विचारधारा भी कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादन है आधुनिक अर्थशास्त्री प्रमुख रूप से J.R. हिक्स और R.J.D. एलन। तो प्रमुख रूप से क्रमवाचक विश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर हिक्स एवं एलन के द्वारा प्रतिपादित किया। और इन्होंने क्या बताया कि जो प्राचीन विचारधारा है, उपयोगिता जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए हम किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम संख्या के रूप में माप नहीं सकते हैं।
प्राचीन विचारधारा वाले अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं, जो क्रमवाचक विश्लेषण देने वाले अर्थशास्त्री, वो क्या बताते हैं कि उपयोगिता को संख्या के रूप में मापना एक तरह से कठिन होता है, क्योंकि उपयोगिता एक तरह से मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती हैं उससे हम केवल क्रम दे सकते हैं, उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं, अथवा उन्हें हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं उनकी। तो किसी वस्तु का प्रयोग करने से उपयोगिता ज़्यादा मिली या कम मिली, उसे क्रम दिया जा सकता है। क्रम कौन सा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम क्रम दे सकते हैं। या उनकी हम तुलना कर सकते हैं कि हमने पहली रोटी खाई जो हमको ज़्यादा अच्छी लगी दूसरी रोटी की तुलना में, तो इसमें हम तुलना कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। और क्रमवाचक विश्लेषण जो है उसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाती है, तटस्थ वक्र विश्लेषण के आधार पर। तो जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल गणनावाचक विचारधारा या जो उपयोगिता विश्लेषण है उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो क्रमवाचक विश्लेषण है, तटस्थ वक्र हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोनों जो टॉपिक हैं वो हम उपभोक्ता संतुलन से ही रिलेटेड है, इसी चैप्टर में है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन इनको हम इस वीडियो में हम केवल उपयोगिता विश्लेषण ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें उपयोगिता क्या होती हैं, जो गणनावाचक विश्लेषण से संबंधित हैं, तो उपयोगिता को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो उपयोगिता क्या होती हैं कि अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो प्रयोग करने से उसकी जो आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। कोई वस्तु या सेवा जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो वो वस्तु उसके लिए उपयोगी कही जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है इसका मतलब क्या हो गया, उसकी आवश्यकता क्या है, खाना। और जब वो खाना खाएगा तो क्या होगा, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। तो खाने में क्या होगा, एक तरह से उसके लिए उपयोगिता हो गई। प्यास लग रही तो वो क्या करेगा, पानी पिएगा, और जब पानी पिएगा तो क्या होगा, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। तो कोई भी वस्तु या सेवा जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति की उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। और किसी वस्तु की उपयोगिता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती हैं, चाहे वो स्थान के आधार पर देखें चाहे हम समय के आधार पर देखें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो अलग अलग होती हैं। कभी कभी समान हो सकती है लेकिन सामान्यतः एक तरह से क्या होती हैं, अलग अलग ही होती हैं। अब देखिए प्राचीन अर्थशास्त्री जैसे एजवर्थ, फिशर, एंटोनेली, वालरस, जेवंस, इन सभी ने क्या बताया था कि उपयोगिता जो है उसको हम माप सकते हैं। और उपयोगिता हम कैसे ले सकते हैं, जो भी हमने देखा था, उपयोगिता जो फलन हमारा है उसको हम कैसे ले सकते हैं, u बराबर फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 से लेकर xn तक। मतलब अगर उपभोक्ता किसी x वस्तु का प्रयोग करता है तो x वस्तु की वो जितनी भी इकाइयों का प्रयोग कर रहा है उन सब से जो उपयोगिता मिलने वाली है वो क्या हो गया, एक तरह से उपयोगिता फलन हो गया है। और उपयोगिता फलन जो है वो व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। सभी व्यक्तियों की जो पसंद है, अधिमान है, वो सामान्यतः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए उपयोगिता फलन भी क्या होगा, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। अब उपयोगिता विश्लेषण की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, चाहे हम सीमांत उपयोगिताहास पढ़ें, सम सीमांत उपयोगिताहास नियम पढ़ें, तो ये अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो कुछ मान्यताओं पे आधारित होते हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण में कौन कौन सी मान्यताएं ली गई हैं, तो सबसे पहले है उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। मतलब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। मतलब उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय की वो तुलना करता है कि किससे उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और से कम। जहां उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है वहीं पर वो व्यय करेगा। तो कहने का मतलब विवेकशील का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता अपनी आय को सोच समझकर खर्च करता है और अपनी संतुष्टि को वो अधिकतम करना चाहता है। तो दूसरी विशेषताएं मान्यता ये हो गई हैं कि उपभोक्ता जो है अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है और उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उन वस्तुओं पर व्यय करेगा जहाँ उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, जहाँ उनको ज़्यादा उपयोगिता
मिलती हैं। फिर नेक्स्ट मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता को अपनी पसंद और चयन के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। जो वस्तु वो प्रयोग कर रहा है, उसको कौन कौन सी वस्तु पसंद है, किस प्रकार की पसंद है, वो जो चयन करता है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। फिर इसमें माना गया है कि उपयोगिता जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। उपयोगिता को हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। और अंतिम मान्यता क्या है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है उसको स्थिर माना गया है। जिस प्रकार हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है, अगर उपभोक्ता के द्वारा 1 रुपया मुद्रा की 1 इकाई अगर व्यय की जाती है, उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी है, उसको हम कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को उपयोगिता विश्लेषण में स्थिर माना जाता है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो उपयोगिता विश्लेषण में हम लेते हैं, चाहे वो सम सीमांत उपयोगिता नियम हो, चाहे वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का प्रयोग करने से हमको कितनी संतुष्टि मिल सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उपयोगिता है वो वस्तु का प्रयोग करने से पहले भी हो सकती हैं। जैसे हम क्लास 12th में आ गए हैं, 12th क्लास की हम बुक परचेज करके लेके आ गए हैं। क्यों? क्योंकि 12th क्लास की जो बुक है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उनका प्रयोग नहीं किया है फिर भी उसकी हमारे लिए उसमें उपयोगिता है। लेकिन संतुष्टि कब होती है, जब हम उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बुक्स परचेज करके लेके आ गए हैं, किताबें खरीद के लेके आ गए हैं, जब आप किताब पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। तो संतुष्टि कब मिलती है, जब वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जबकि उपयोगिता वस्तु का प्रयोग करने से पहले भी हो सकती है। जैसे भूख लग रही है तो खाना जो है वो हमारे लिए उपयोगी हो गया, लेकिन संतुष्टि कब होगी, जब हम खाना खाएंगे। खाना खाने से क्या होगा, हमारे जो आवश्यकता है वो संतुष्ट होगी। फिर नेक्स्ट अंतर अगर हम देखते हैं तो उपयोगिता एक तरह से क्या होती हैं, अनुमानित होती हैं। किसी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमको कितनी उपयोगिता मिल सकती है उसका हम पहले से अनुमान लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा इसको हम कह सकते हैं। लेकिन संतुष्टि क्या होती है, जब वस्तु का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में उपयोगिता प्राप्त होती है वो संतुष्टि, जिसका हमने अनुमान लगाया प्रयोग करने से पहले, वो उपयोगिता। नेक्स्ट है कि जो उपयोगिता होती हैं उसको हम यूटिल्स के द्वारा माप सकते हैं, जबकि जो संतुष्टि है उसको हम माप नहीं सकते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं कि हमने रोटी खाई उससे हमको भूख जैसे हमारी मिट गई, उससे हमको ज़्यादा संतुष्टि मिली या कम संतुष्टि मिली। तो संतुष्टि को हम माप नहीं सकते हैं, जबकि उपयोगिता जो होती है उसको हम यूटिल्स के द्वारा, जो अनुमानित इकाई है उसके द्वारा माप सकते हैं। तो ये हो गया उपयोगिता एवं संतुष्टि में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपयोगिता के प्रकार। तो जो उपयोगिता है उसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या उपयोगिता जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, TU। तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उन विभिन्न इकाइयों से जो उसको संतुष्टि मिलती है उसका योग। किसी समय विशेष में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो उन विभिन्न इकाइयों से, उन समस्त इकाइयों से जितनी भी उपयोगिता मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि मानना कि एक उपभोक्ता जो है वो गुलाब जामुन का उपभोग करता है, और गुलाब जामुन का जो उपभोग करता है उसकी 3 इकाइयों का प्रयोग करता है। पहली इकाई का प्रयोग करने से उसको जो संतुष्टि मिलती है, उपयोगिता मिलती है, वो कितनी है, 10 यूटिल्स के बराबर है। दूसरी इकाई से जो उसको संतुष्टि मिलती है वो 8 के बराबर है, और तीसरी इकाई का प्रयोग करने से उसको जो संतुष्टि मिलती है वो 5 इकाई के बराबर है। तो कुल उपयोगिता का मतलब क्या हो गया, इस गुलाब जामुन की तीनों इकाइयों का प्रयोग करने से उसको कितनी उपयोगिता मिली है, 10 + 8 + 5 बराबर कितना हो गया, ये 23, 23। तो 23 क्या है, ये कुल उपयोगिता।
तो परिभाषा क्या हो गई, किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। और कुल उपयोगिता ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, वस्तु की विभिन्न इकाइयों से कितनी उपयोगिता मिली है। तो TU बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की पहली इकाई से कितनी उपयोगिता मिली प्लस वस्तु की दूसरी इकाई से कितनी उपयोगिता मिली प्लस वस्तु की तीसरी इकाई से कितनी उपयोगिता मिली। तीनों इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता मिली उनको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अगर उपभोक्ता 3 से ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग करता है तो जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करता है सभी इकाइयों से जो उसको उपयोगिता मिल रही है उसको हम जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कुल उपयोगिता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता एक तरह से क्या होती हैं, सीमांत उपयोगिता का जोड़ भी होती हैं। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, कुल उपयोगिता की अगर हम प्रवृत्ति की बात करते हैं तो कुल उपयोगिता में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है कि शुरू में प्रारंभ में जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, उपभोग में वृद्धि करता है, तो एक बिंदु तक जो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ती है। जैसे इस सारणी में अगर हम देखते हैं, पहले उपयोगिता 40 थी, अब कितनी हो गई है, 70 हो गई है। तो कितनी इकाई बढ़ी हैं, 30 इकाई की वृद्धि हो गई है। फिर 70 से 90 बढ़ी हैं, लेकिन कितनी बढ़ी हैं, 20 इकाई की वृद्धि हुई है। फिर 90 से 100 बढ़ गई हैं, लेकिन 90 से 100 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 10 की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो प्रारंभ में जो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ती हैं। उसके बाद में एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती हैं, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। और उसके पश्चात भी अगर वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया जाता है तो कुल उपयोगिता जो है वो घटने लगती है। जैसे अगर हम देखते हैं इस सारणी में वस्तु की 5 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तब तक जो उपयोगिता है वो बढ़ती हैं, लेकिन 5वीं इकाई पर जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो गई हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। और 5वीं इकाई के बाद में अगर वस्तु का प्रयोग और बढ़ाया जाता है तो जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता वो घटने लग जाती है। देखिए 100 से कितनी हो गई है, 90 हो गई हैं, फिर कितनी हो गई, 70 हो गई हैं। तो आगे समझ में कुल उपयोगिता क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा है, किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है सभी इकाइयों से जो उपयोगिता मिल रही है उसको आप जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, कुल उपयोगिता। दूसरा हमारा है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, जहाँ पर भी सीमांत शब्द आ जाता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई। तो सीमांत उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं तो जब उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है उससे उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता मिलती है, या कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है। कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। आगे समझ में, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या हो गया, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है। जैसे इस सारणी में अगर हम देखते हैं, माना कि उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई का प्रयोग करता है और उसको संतुष्टि उपयोगिता कितनी मिलती है, 40 के बराबर। अगर वो अतिरिक्त इकाई मतलब पहले से दूसरी इकाई का प्रयोग करता है तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है, 40 से 70। परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पे, 40 से 70 में कितना परिवर्तन हुआ है, 30 का। तो 30 को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। फिर अगर आगे अगर हम देखते हैं, अगर वस्तु की और एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है दूसरी से तीसरी, तो उपयोगिता कितनी हो गई है, 70 से 90 हो गई है। तो परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पे, 20 का। तो 20 को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। फिर चौथी इकाई पे अगर हम देखते हैं उपयोगिता, कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 90 से बढ़कर 100 हो गई है। परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पे, 10 का। तो ये 10 को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। फिर 5वीं इकाई पे देखिए, कुल उपयोगिता कितनी थी, पहले 100 थी और अभी भी कितनी है, 100 है। तो परिवर्तन कितना है, 0 का। तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 0 है। फिर छठी इकाई पे देखिए, सीमांत कुल उपयोगिता 100 से 90 हो गई है, 10 कम हो गई है इसलिए -10। 7वीं इकाई पे कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 90 से घटकर 70 हो गई है, 20 इकाइयाँ कम हो गई हैं इसलिए -20। तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
और जो सीमांत उपयोगिता हैं उनको अगर हम जोड़ लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कुल उपयोगिता आ जाएगी। देखिए जैसे 40 में हम 30 प्लस कर देते कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 में अगर हम ये 20 प्लस कर देते कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 में 10 प्लस कर दीजिए 100 आ जाएगा। 100 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 100 ही रहेगा। 100 में से -10 कर देते हैं तो 90 आ जाएगा। और 90 में से -20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो सीमांत उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ लें, सिग्मा MU सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ने पर क्या आ जाता है, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी आती है। अब देखिए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। इससे पहले हम इसका देखो रेखा चित्र अगर बनाएं तो कुल उपयोगिता वक्र की जो प्रवृत्ति हैं वो क्या प्रवृत्ति हैं, हम देख के बता सकते हैं कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बढ़ती है इसलिए वक्र ऊपर की तरफ बनने का, फिर स्थिर हो जाती हैं और उसके बाद में क्या होती है, घटने लग जाती हैं। ये हमारा हो गया कुल उपयोगिता का वक्र TU। और जहाँ से कुल उपयोगिता घट रही है वहाँ से हमने एक लाइन खींच दी है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, शून्य होती हैं। और सीमांत उपयोगिता की क्या प्रवृत्ति है, हमेशा घटती हैं। तो ये घटती हुई बनेगी और शून्य कहाँ से होगी, इस जगह से। जहाँ से कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो रही है वहाँ सीमांत उपयोगिता कितनी होनी चाहिए, इसके सामने शून्य होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सीमांत उपयोगिता का वक्र। सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु का प्रयोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती जाती हैं, इसलिए। तो ये आकार हमको याद रखना है। ये नंबर को लेकर अगर हम बनाए ग्राफ पे तब भी इसका आकार ऐसा ही बनेगा। अब देखिए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो इस संबंध को हम उस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, या जो हमने सारणी बनाई थी उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा रेखा चित्र बनता है इस तरीके से कुल उपयोगिता बढ़ती हुई है अधिकतम और उसके बाद में कम हो रही है। और जहाँ से कुल उपयोगिता कम हो रही है उसके सामने सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा वक्र होता है। अब दोनों में क्या संबंध है, हम सारणी में देख सकते हैं या रेखा चित्र में देख के भी समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या संबंध है कि जब सीमांत उपयोगिता घट रही है, देखिए घट रही है वाली स्थिति, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या संबंध हो गया कि जब सीमांत उपयोगिता घटती हैं लेकिन धनात्मक होती हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती हैं। और कैसे बढ़ती हैं, घटती हुई दर से बढ़ती हैं। दूसरा संबंध हम अधिकतम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती हैं तो उसमें सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होती हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती हैं तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं। और तीसरा संबंध ये घटता हुआ यहाँ देखिए कि जब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती हैं, जब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती हैं। इस अक्ष से नीचे आ गया हमारा वक्र, इसका मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं तो कुल उपयोगिता घटने लगती हैं। तो ये तीन संबंध है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में। इस संबंध को हम इस सारणी में भी समझ सकते हैं। देखिए 40, 30, 20, 10 ये जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है, घट रही है। उस समय कुल उपयोगिता क्या हो रही है, देखिए 40, 70, 90, 100 बढ़ रही है। तो पहला संबंध क्या हो गया कि जब सीमांत उपयोगिता घटती हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती हैं। दूसरा संबंध देखिए यहाँ पे कि जब सीमांत उपयोगिता कितनी है, शून्य, तो कुल उपयोगिता कितनी है, ये अधिकतम है। और लास्ट संबंध देखिए यहाँ पे कि जब सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक, माइनस में है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, देखिए घट गई है, 100 से 90 हो गई, 90 से 70 हो गई है। तो ये तीन संबंध कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास का मतलब क्या होता है, घटना। तो सीमांत उपयोगिता घटती है उसका नियम क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो प्रवृत्ति है कि वस्तु का प्रयोग बढ़ाने पर उपयोगिता कम होती हैं, ये जो विचार है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए थे, 1854 में प्रोफेसर गोसेन ने प्रतिपादित किए थे। इसीलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम। और बाद में इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक व्याख्या जो की गई है वो किसने की थी, प्रोफेसर मार्शल ने। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के साथ में किसका नाम जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर मार्शल का। और नियम क्या है
कि उपभोक्ता क्या करता है यदि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग जैसे जैसे बढ़ाता है तो उस वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता के लिए एक बिंदु के बाद में घटने लगती है। ठीक है, क्या नियम है हमारा कि उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करती जाती हैं। उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग बढ़ाता जाता है, तो जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग वो बढ़ाएगा, वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करेगा, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है जिसको हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती हैं। इसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अभी जो हमने सारणी पढ़ी थी, इस सारणी में देखिए कि उपभोक्ता क्या कर रहा है, वस्तु का प्रयोग बढ़ा रहा है, एक इकाई से दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई, छठी इकाई, सातवीं इकाई, तो वस्तु का प्रयोग क्या किया उसने, बढ़ाया है। तो इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है जिसको हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं वो क्या हो रही है, घटती है। देखिए 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20 क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो इसी प्रवृत्ति को उपभोग बढ़ाने के साथ साथ में सीमांत उपयोगिताओं में जो कमी होती है उसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम इस सारणी के माध्यम से भी समझा सकते हैं और इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। इसमें सीमांत उपयोगिता का अगर हम वक्र बनाते हैं कैसा बनता है, नीचे की ओर गिरता हुआ इस तरीके से बनेगा। सारणी या रेखा चित्र क्या दर्शाता है, उपभोक्ता के द्वारा जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि की जाती है तो अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उपभोग बढ़ाने के साथ साथ में सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। अब देखिए इसकी मान्यता क्या क्या मानी गई हैं। सबसे पहले इसमें क्या माना गया है, उपभोक्ता जो है वो विवेकशील होता है, मतलब अपनी संतुष्टि को वो अधिकतम करना चाहता है। विभिन्न वस्तुओं पर जो वो खर्चा करता है वो सोच समझकर खर्चा करता है, मतलब उपभोक्ता एक तरह से क्या होता है, आर्थिक मानव होता है। दूसरा जो उपयोगिता है उसको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। ये देखिए हमने लिखा 40, 30, 20, 10, ये जो उपयोगिता है उसको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा वो किस पर आधारित है, गणनावाचक विचारधारा पर आधारित है। फिर तीसरी मान्यता इसमें क्या मानी गई है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो उपभोक्ता के लिए स्थिर होती हैं। फिर वस्तु का जो उपयोग है वो कैसा होना चाहिए, निरंतर। हम एक ही समय की बात कर रहे हैं, किसी एक समय के निश्चित बिंदु में जब उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उपयोगिता उसके लिए घटेगी। सभी स्थितियों में अगर देखें, जैसे हम माना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने पढ़ाई जैसे 1 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, जितनी हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं फिर हमारे पढ़ने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो उपभोग जो है वो कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, और वस्तु की जो इकाइयाँ वो कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। जैसे हमने एक रोटी खाई है उस पर हमने घी नहीं लगाया है, मक्खन नहीं लगाया, लेकिन अगर हम दूसरी रोटी खाएं उस पर मक्खन लगा के खाएं तो हो सकता है हमको उपयोगिता ज़्यादा मिले। इसलिए इसमें क्या माना गया है कि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो समरूप होनी चाहिए, आकार, उसके जो गुण हैं उन सभी में वो समान होने चाहिए। और अंतिम मान्यता क्या है, उपभोक्ता की जो आय है, रुचि है, फैशन है, आदत हैं, वो किसी समय विशेष में दिए हुए समय में परिवर्तित नहीं होने चाहिए। इनको क्या माना गया है, स्थिर। अगर उपभोक्ता की आय रुचि में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो फिर उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ भी सकती है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमने क्या मान लिया, इस नियम अर्थशास्त्र से क्या मानते हैं कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है नियम लागू होने के कारण। मतलब हमारा नियम क्या है, जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो अब ऐसी स्थिति क्यों लागू होती है अर्थव्यवस्था में, तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसके लिए 2 कारण बताए हैं।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है, उसके लिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने 2 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण है वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। अपूर्ण स्थाना का मतलब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का जो प्रयोग करते हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती हैं। जैसे अगर हमको भूख लग रही है, अगर हम रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी से मिलने वाले जो उपयोगिता हैं वो दूसरी वस्तु माना कि जैसे चावल हैं या कोई जैसे हमने दूसरा आइटम और यूज़ कर लिया है तो उससे नहीं मिल सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो वस्तु होती है एक दूसरे की वस्तुएं जो स्थानापन्नता की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं। और जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो एक वस्तु का अगर हम प्रयोग बढ़ाएंगे तो उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम होगी। जैसे हम 12th में आ गए तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकाउंट्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। हिंदी की जगह हम इंग्लिश जो है वो कुछ समय के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं लेकिन साल भर हम केवल इंग्लिश पढ़े और हिंदी नहीं पढ़े। हम सोच रहे हैं कि भाई हिंदी को हम कम पढ़े और इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ लें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वस्तुएं क्या होती है एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। हमको कुछ समय तक उनका स्थानापन्न कर सकते हैं जिसको हम अपूर्ण स्थानापन्न कहेंगे। ठीक है, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, जिससे क्या होता है एक वस्तु का प्रयोग अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी उपयोगिता कम होती हैं। और दूसरा कारण क्या है, विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि संभव। देखिए उपभोक्ता की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती हैं, अनंत होती है, बहुत सारी आवश्यकता होती है। लेकिन उन बहुत सारी आवश्यकताओं में से उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपनी किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट कर सकता है। एक निश्चित स्तर के बाद में उस वस्तु का जो प्रयोग है वो ज़्यादा नहीं करेगा, उसका उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले, माना कि ये नमक है जैसे, तो नमक अगर सस्ता हो जाए तो ऐसा नहीं कि हम उसका उपभोग बढ़ा देंगे। नमक का जो उपभोग है वो एक तरह से सीमित मात्रा में ही किया जाता है और उसके बाद में उसका उपभोग क्या होगा, बंद हो जाएगा। या हम खाने की अगर हम बात करें, भूख लग रही है तो हमने खाना खाया, रोटी खाई, चावल खा लिए, ठीक है, जब हमारा पेट भर जाएगा उसके बाद में अगर हमको कोई दूसरी वस्तु है या उसी वस्तु का अगर हम ज़्यादा मात्रा हमारे पास आ जाए तो भी उसकी उपयोगिता हमारे लिए नहीं लगेगी। एक समय के बाद में हम उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता जो है उसको संतुष्ट किया जा सकता है। बहुत सारी आवश्यकता होती हैं, उनमें से किसी एक विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, इसलिए उपयोगिता क्या होगी, एक बिंदु के बाद में घटेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसका अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। तो सबसे पहले मांग का जो नियम है और सम सीमांत उपयोगिता नियम है, दोनों किस पे आधारित हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित है। अब मांग का नियम क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता को हम, सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है उसको हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मांग का नियम जो है वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो इन दोनों नियम में किसका प्रयोग होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग होता है। और फिर सार्वजनिक वित्त के लिए भी ये उपयोगी होता है। सरकार के द्वारा जैसे टैक्स लगाया जाता है तो सरकार टैक्स ज़्यादा किन पे लगाएगी, धनी व्यक्तियों पर। जो अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती हैं, इसलिए सरकार उनके ऊपर कर अधिक लगाएगी। जो निर्धन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसलिए सरकार क्या करेगी, उन पर कम मात्रा में कर लगाएगी और अधिक मात्रा में व्यय करेगी, ताकि जो संतुष्टि का स्तर है, सामाजिक कल्याण का जो स्तर है वो अधिक हो जाए। तो ये हो गया इसका महत्व। अब देखिए जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसका अर्थशास्त्र में एक प्रयोग किया जाता है। हीरा पानी विरोधाभास की जो पहेली है उसको हल करने के लिए सीमांत उपयोगिता की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जो हीरा है वो कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन उसकी कीमत क्या है, ज़्यादा है। जबकि पानी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन उसकी कीमत क्या है, कम है। तो ये हीरा पानी का जो विरोधाभास है उसको हल किसके माध्यम से किया जाता है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से। पानी की जो कुल उपयोगिता है वो तो क्या है, हीरे की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन वस्तु की जो कीमत होती है
वो कुल उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? सीमांत उपयोगिता पर। वस्तु की कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता के आधार पर होता है। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखते हैं, लोग जो हैं वो पानी का अधिक उपयोग करते हैं और पानी का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती हैं और पानी की सीमांत उपयोगिता कम होने से पानी की जो कीमत है वो भी कम होती है। दूसरी ओर अगर हम हीरे की बात करते हैं तो हीरा जो है अर्थव्यवस्था में वो कम पाया जाता है और कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसकी अतिरिक्त इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो लोगों के लिए क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं और सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होने से उसकी कीमत भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हीरा पानी का जो ये विरोधाभास है उसको हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर में समझा तो हीरे पानी को का माना कि देखो हीरा अपने यहाँ पे कम पाया जाता है। आपको अगर कोई एक हीरा मिल जाता है और आपके पास में एक गिलास पानी है तो आप इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे? हीरा। क्यों? क्योंकि हीरे की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारे लिए क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि ये कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसकी सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता के लिए एक तरह से क्या है? कम है। तो कीमत का जो निर्धारण है वो सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। पानी की सीमांत उपयोगिता कम है इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है, हीरे की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है इसलिए हीरे की कीमत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता जो है वो समान, सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है, उसका क्या नियम है? तो देखिए ये जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए थे? गोसेन ने। इसलिए इससे हम क्या कहते हैं? गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है उसको हम गोसेन का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। और साथ में सम सीमांत उपयोगिता नियम के और भी अलग नाम हैं। प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, आय या आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं। अब नियम क्या है वो हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता जो है वो क्या चाहता है? अपनी सीमित आय से अपनी जो संतुष्टि है वो अधिकतम करना चाहता है और जिस स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम हो जाती है उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है? वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से जो संतुष्टि मिल रही है वो अधिकतम हो जाती है और वह अपने उपभोग के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अगर वो अपना उपभोग का स्तर घटाता है या बढ़ाता है तो जो कुल संतुष्टि है वो अधिकतम नहीं रहेगी। अब देखिए हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपनी जो सीमित आय है, आमदनी है, उसे वो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है। तो उसे विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि जो वस्तु है उसकी अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जहाँ पे बराबर होगी वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन होगा, वहीं पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। कहने का मतलब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी अंतिम इकाई पे क्या हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। MU(x) बराबर MU(y) अगर वो दो वस्तुओं का प्रयोग करता है और दो से ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग करता है तो जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करता है सभी वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जानी चाहिए? बराबर होना चाहिए। n का मतलब 5 अगर प्रयोग कर रहा है तो 5 वस्तुओं की, 10 प्रयोग करता है तो 10 वस्तुओं की। हमने यहाँ पे दो वस्तुओं का ले रहा है, दो वस्तुओं का प्रयोग करेगा तो दोनों वस्तुओं की, दो वस्तु माना कि x और y हैं तो दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जानी चाहिए। MU(x) बराबर MU(y) जहाँ पर सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी वही बिंदु क्या होगा? अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सम सीमांत उपयोगिता नियम। सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता क्या हो जानी चाहिए? समान। वो कौन सा स्तर दर्शाएगा? अधिकतम संतुष्टि का स्तर।
अब इसको हम दो तरीके से समझ लेते हैं कि माना कि उपभोक्ता क्या कर रहा है, अगर केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करता है तब उसको अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी, उसका संतुलन कहाँ पे होगा, और जब वो एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, दो वस्तुओं का प्रयोग करता है या दो से ज़्यादा वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसको अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर उपभोक्ता एक वस्तु का प्रयोग करता है तो जब एक वस्तु का प्रयोग करता है तो उसके लिए अधिकतम संतुष्टि के लिए, संतुलन के लिए क्या शर्त है, सीमांत उपयोगिता जो है वो वस्तु की कीमत के बराबर होने चाहिए। वस्तु की सीमांत उपयोगिता जब कीमत के बराबर हो जाएगी वहाँ उपभोक्ता का संतुलन होगा, वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। माना कि वो x वस्तु का प्रयोग करता है तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर x वस्तु की कीमत, MU(x) बराबर क्या होना चाहिए, PX होना चाहिए। ठीक है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता x वस्तु की कीमत के जहाँ बराबर हो जाएगी वहाँ उपभोक्ता का संतुलन होगा, वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु पर खरीदने के लिए जो कीमत चुकाता है, अगर कीमत की तुलना में सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा, उस वस्तु की और अधिक मात्रा का प्रयोग करेगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक कि सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि एक वस्तु को प्राप्त करता है उपभोक्ता, एक इकाई को प्राप्त करने के लिए उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है, 10 के बराबर है, 10 रुपये के बराबर है। जबकि उस वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाता है वो कितनी चुकाता है, 5 के बराबर। तो यहाँ पर MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी, वो प्राइस के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है। जो उसने रुपया खर्च किया है उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी थी, 5 के बराबर, जबकि वस्तु से जो उसको संतुष्टि मिल रही थी वो 10 के बराबर थी, ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, उस वस्तु का प्रयोग और करेगा। माना कि दूसरी इकाई का प्रयोग करता है, उसको सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 8 के बराबर, जबकि उसने मुद्रा का जो त्याग किया था उसकी उपयोगिता उसके लिए कितनी थी, 5 के बराबर थी। तो जब तक सीमांत उपयोगिता वस्तु की ज़्यादा होगी तब तक वो उस वस्तु का प्रयोग करेगा। और कब तक प्रयोग करेगा, जब उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं इस उदाहरण में वस्तु का प्रयोग कितना करेगा उपभोक्ता, 4 इकाई। 4 इकाई का जब वो प्रयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता भी 5 है और वस्तु की कीमत भी क्या है, 5 है। तो यहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, यहाँ पर उसकी जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 + 8 + 7 + 5 करेंगे 18, 25, 30, तो कुल उपयोगिता यहाँ पे 25 है। ये अधिकतम संतुष्टि का स्तर होगा, उपभोक्ता का संतुलन होगा। और इसके बाद में अगर वो और अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उसको जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या मिलती हैं, कम होती हैं। और जब सीमांत उपयोगिता कीमत की तुलना में कम होती हैं तो उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि किसी वस्तु का प्रयोग करने से उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही है 5 रुपये के बराबर, यहाँ हम ले लेते हैं, माना कि उसको 4 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही है, जबकि उसने जो रुपया खर्च किया था उसकी उपयोगिता कितनी थी, उसके लिए 5 के बराबर थी। जो रुपया खर्च किया उसकी उपयोगिता 5 के बराबर थी, जबकि वस्तु से जो संतुष्टि मिल रही है वो 4 के बराबर ही मिल रही है। तो हमने माना कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, इसलिए उपभोक्ता यहाँ पे खर्च नहीं करेगा। यहाँ पर क्या कंडीशन है, MU जो है वो P के कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, तुलना में कम है। इसलिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता कहाँ करेगा, जहाँ पे वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो कीमत के बराबर हो जाए। तो ये हो गया हमारा एक वस्तु के संदर्भ में। अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करता है या 2 वस्तुओं का प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है MU(x) वो बराबर होनी चाहिए किसके, MU(y) के। अगर वो 2 वस्तुओं का प्रयोग करता है और दोनों वस्तुओं की अगर कीमतें अलग अलग हैं तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वस्तुओं की कीमतें अलग होने पर जो शर्त है वो क्या हो जाएगी, MU(x)/PX बराबर होना चाहिए MU(y)/P
पी वाई के। अगर दो वस्तुएं हैं तो तीसरी वस्तु हैं तो एम यू जेड अपॉन पी जेड। और ज़्यादा वस्तुएं हैं तो डैश डैश डैश। जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो वस्तुओं का उदाहरण लिख के समझते हैं। तो जब दो वस्तुएं होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। और दूसरा उसका जो आय प्रतिबंध है, मतलब उपभोक्ता की जो आय है वो उसके व्यय के बराबर होना चाहिए। उपभोक्ता का जो व्यय है वो आय से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम व्यय कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी भी वस्तु का, जैसे दो वस्तु की अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई, तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी है और एक्स वस्तु की हम कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वाई वस्तु अगर हैं तो पी वाई को मल्टीप्लाई कर दो उसकी क्वांटिटी से, वाई से, मात्रा से। और दोनों पर कितना खर्चा किया है तो दोनों का हम जोड़ लेंगे। तो ये दोनों का जो जोड़ है वो उपभोक्ता की आय एम के बराबर होना चाहिए। तो खर्चा हम कैसे ज्ञात करते हैं, वस्तु की कीमत को मात्रा से गुणा करके। तो दूसरा जो प्रतिबंध है वो है उपभोक्ता की जो आय है और व्यय है दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उपभोक्ता अपनी आय से अधिक व्यय नहीं कर सकता है। अब इससे समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि माना कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये और वाई वस्तु की कीमत कितनी है 5 रुपये। और उपभोक्ता के पास में कितने रुपए हैं 15 रुपये हैं। उपभोक्ता की आय 50 रुपये हैं। उपभोक्ता की आय कितनी है 50 रुपये। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय देने पर उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक हमने सारणी ले ली है, इसमें हमने इधर x और y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसको हमने बना लिया है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हैं। तो x वस्तु के हमने कुछ अनुमानित अंक ले लिए हैं घटते हुए 60, 50, 40, 30, 20, 10। इसी तरीके से y वस्तु की जो उपयोगिता है वो है 50, 35, 30, 20, 15, 5। तो ये हमने कुछ अनुमानित अंक ले लिए हैं। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, अधिकतम संतुष्टि के लिए, संतुलन के लिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। क्योंकि देखिए दोनों वस्तु की कीमतें अलग अलग हैं और दोनों वस्तु की कीमतें अलग अलग होती हैं। तो हम क्या देखेंगे, सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए एम दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं सीमांत उपयोगिता के साथ में। तो यहाँ पर कीमत कितनी है वस्तु की 10 है। तो हम क्या करते हैं, इस एम यू एक्स में सब जगह 10 का हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 60 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 50 में 10 का डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। 40 में 10 का डिवाइड किया 4 आ गया। 30 में 10 का डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 20 में 10 का भाग दिया 2 आ गया। और 10 में 10 का भाग दिया 1 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। इसी तरीके से हम एम यू वाई अपॉन पी वाई निकालेंगे। पी वाई कितना है 5 है। तो इस एम यू वाई में 5 का हम डिवाइड कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो 50 में 5 का भाग दिया 10 आ गया। 35 में 5 का भाग दिया 7 आ गया। 30 में 5 का भाग दिया 6 आ गया। 20 में 5 का भाग दिया 4 आ गया। 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। और 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब कंडीशन क्या थी हमारी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ये जो हैं और इधर एम यू वाई अपॉन पी वाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो साथ में अगर हम देखते हैं, देखिए ये 6 और ये 6 ये बराबर है। इसके अलावा जैसे इधर 4 हैं इधर भी 4 हैं तो यहाँ पे भी संतुलन हो सकता है। फिर इधर 3 हैं इधर भी 3 हैं तो यहाँ पे भी हो सकता है। और फिर ये 1 और ये 1, तो ये 4 जगह संतुलन हो सकता है। तो पहली शर्त हमारी है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो पहली शर्त हमारी 4 जगह पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, उपभोक्ता की जो खर्चा है व्यय है वो उसकी आय के बराबर होना चाहिए। तो हम पहले अगर बात करते हैं यहाँ की, इस 6 और इस 6 पर अगर हम लें तो यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई का प्रयोग कर रहा है 1, और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये। तो उसके ऊपर खर्चा कितना होगा 10 रुपये का। और वाई वस्तु की अगर हम बात करते हैं, वाई वस्तु की वो कितनी इकाई प्रयोग कर रहा है, इस जगह 3 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। तो वाई वस्तु की 3 इकाई और कीमत कितनी उसकी 5 रुपये। 5 × 3 करने पर कितना आएगा 15 रुपये।
और 15 प्लस 10 करने पर कितना आएगा 25 रुपये, जबकि इनकम कितनी दे रही कि हमको 50 रुपये। तो यहाँ पे उपभोक्ता का संतुलन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा। अब बराबर कहाँ पे हैं, इधर ये 4 और इधर 4, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे उसका संतुलन होगा या नहीं होगा हम देखते हैं। तो एक्स वस्तु की यहाँ पे इकाइयाँ कितनी प्रयोग करता है उपभोक्ता, 3 इकाई, और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो खर्चा कितना होगा उसका 30 रुपये के बराबर। और वाई वस्तु की यहाँ पे वो कितनी इकाई प्रयोग कर रहा है 4 इकाई, और कीमत कितनी है 5 रुपये, कितना हो गया 20, तो 50 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो कहाँ पे होगा, इस जगह। मतलब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई का प्रयोग करेगा, 4 और 3 इकाई, तब उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो अधिकतम हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे उपभोक्ता का संतुलन। आगे समझ में। और आय अगर हमको ज़्यादा दे रखी होती, अगर माना कि हमको इस 3 पे और इस 3 पे अगर हम समझाना चाहें तो यहाँ के लिए आय का स्तर कितना होना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पर x की मात्रा कितनी है 4 इकाई, तो 4 इंटू कीमत कितनी है 10 रुपये, ये तो हो गया 40 रुपये। और y की जो मात्रा है वो कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू कीमत कितनी, वो भी 5 रुपये है 25। तो उपभोक्ता की आय अगर 65 रुपीज़, अगर 65 रुपये होती तो संतुलन कहाँ पे होता, इस जगह होता 3 पे। मतलब एक्स वस्तु की वो 4 इकाई और वाई वस्तु की भी 5 इकाइयों का प्रयोग करता, और संतुलन यहाँ पे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ के लिए उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स वस्तु का वो कितना प्रयोग करता है 6, और कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 60 रुपये तो उसको एक्स वस्तु के लिए चाहिए। और वाई वस्तु की भी कितनी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे 6, कीमत कितनी है 5, 30। अगर 90 रुपये होती इनकम उसकी तो संतुलन कहाँ पे होता, इस जगह लास्ट में। मतलब एक्स और वाई की वो दोनों की 6 इकाइयों का उपभोग करता। तो आगे इसमें उपभोक्ता संतुलन कहाँ पे होता है, एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, विभिन्न वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जानी चाहिए, बराबर। नेक्स्ट है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं या आलोचना है। तो सबसे पहले इसमें माना गया है कि जो उपभोक्ता है उससे वैकल्पिक चयनों की पूर्ण जानकारी होती है, जबकि वास्तविक जीवन में उपभोक्ता के पास में दूसरे वैकल्पिक चयन जो होते हैं उसके बारे में वो जानकारी नहीं रखता है, वास्तविक जीवन में उसको जानकारी नहीं होती है। फिर दूसरा, इस नियम में माना गया है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, जबकि वास्तविक जीवन में वो जो उपभोक्ता है इतना विवेकशील भी नहीं होता है। उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का जो प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग पर जो उसकी आदत है या जो विज्ञापन होता है अर्थव्यवस्था में उनका भी प्रभाव पड़ता है। अपने पड़ोसी लोग जो होते हैं उनकी वो देखा देखी भी करता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी बातें हमको क्या बताती हैं कि उपभोक्ता इतना विवेकशील नहीं होता। अगर उसको किसी वस्तु का प्रयोग करना होता है तो वो इतना सोच समझ के भी वे नहीं करता है। नेक्स्ट है वस्तुओं की अविभाज्यता। आलोचना करने वाले जो अर्थशास्त्री वो क्या बताते हैं कि सभी वस्तुएं जो होती हैं वो विभाजित नहीं होती। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक निश्चित मात्रा ही खरीदनी पड़ेगी। जैसे हम एक समय की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कार हैं, तो कार के हम 2 टुकड़े तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी मात्रा में ही यूज़ करना पड़ेगा। या तो 1 कार हो सकती है, 2 कार हो सकती हैं या 3 कार हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 कार, 1.5 कार, ऐसे तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, पूरी कार जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हमें पूरी मात्रा में यूज़ करना पड़ता है। जबकि सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए क्या जरूरी है कि वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बांट सकते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। वस्तुओं में अविभाज्यता का गुण पाया जाता है, जिससे सम सीमांत उपयोगिता नियम में कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें माना गया है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर होती है, जबकि वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं तो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर नहीं होती है।
और अंतिम आलोचना है कि इसमें बजट अवधि को निश्चित माना गया है, जबकि वास्तविक जीवन में बजट अवधि जो होती है वो एक तरह से क्या होती हैं, अनिश्चित। नियम में क्या माना गया है कि जो बजट की अवधि होती है निश्चित होती है, या हम 1 वर्ष कह सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो टिकाऊ वस्तु होती है, वो क्या होती हैं, बहुत लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सकता है। टिकाऊ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है। उनसे जो हमको लाभ मिलता है, उनसे जो हमको उपयोगिता मिलती है वो अधिक समय तक मिलती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी सम सीमांत उपयोगिता को नियम को लागू करना कठिन हो जाता है। और अंतिम टॉपिक हमारा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है उसका क्या महत्व है। तो इसके महत्व को अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अर्थशास्त्र के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं। उपभोग में महत्व होता है, उपभोग में उपभोक्ता के लिए इसका महत्व होता है कि उपभोक्ता जो है वो क्या करता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर वो इस प्रकार से व्यय करता है कि अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर वो इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसको मिलने वाली जो संतुष्टि वो अधिकतम हो जाए। तो उपभोग में क्या महत्व हो गया, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है। इसी तरीके से उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है। मतलब विभिन्न वस्तुओं का उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन करने के लिए साधनों पर जो खर्चा किया जा रहा है, साधनों की जो लागत है, उत्पादन की जो लागत है, उसको वो न्यूनतम करने का प्रयास करता है। फिर विनिमय और वितरण में इसका महत्व होता है। अर्थव्यवस्था में विनिमय का मतलब क्या हो गया, हम वस्तुओं सेवाओं का जो क्रय विक्रय करते हैं उसमें, और वितरण में मतलब जो विभिन्न साधन हैं उन साधनों को उनके उत्पादन में योगदान के बदले में कितना पारिश्रमिक चुकाया जाएगा, भूमि का किराया कितना, पूंजी का ब्याज कितना होगा, तो उसके निर्धारण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं, टैक्स, और फिर जनता की भलाई के लिए सरकार व्यय करती है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक कर और सार्वजनिक व्यय जो हैं उनके द्वारा उपभोक्ता को, लोगों को किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, उसमें भी सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग होता है। और अंतिम प्रयोग की अगर हम बात करते हैं वो है बचत एवं उपभोग के मध्य में उपभोक्ता के द्वारा निर्णय लिया जाता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का वो कितना व्यय करेगा, कितना उपभोग करेगा और कितने भाग को अपने पास में बचा के रखेगा, उसका जो निर्धारण है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर किया जाता है। तो ये हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा है क्लास 12 के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का जो उपभोक्ता संतुलन उसका जो सेकंड पार्ट है तटस्थ वक्र विश्लेषण, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के, इस लेसन का।